उत्तर प्रदेश में 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल अमरोहा के एसपी बने हैं। बलरामपुर के एसपी हेमंत कुटियाल मुरादाबाद के एसएसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा रामपुर के एसपी अंकित मित्तल को 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली के सेनानायक बनाया गया है। राजेश कुमार सक्सेना बलरामपुर के एसएसपी बने हैं। तो ये तमाम वो नाम है। 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें कि हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल अमरोहा के एसपी बने हैं। इसके अलावा आपको बता दें, राजेश कुमार सक्सेना बलरामपुर के एसएसपी बने हैं। रामपुर के एसपी अंकित मित्तल को 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली का सेनानायक बनाया गया है। इस तरीके से 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। आइए अब आपको हर वो नाम बताते हैं जिनका या तो तबादला हुआ है या फिर उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। 14 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। अब एक एक करके समझिए। हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल अमरोहा के एसपी बना दिए गए हैं। बलरामपुर के जो एसपी थे हेमंत कुटियाल मुरादाबाद के एसएसपी बने हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, रामपुर के एसपी अंकित मित्तल 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली के सेनानायक बनाए गए हैं। अगला जो नाम है उसके बारे में आपको बताएं, राजेश कुमार सक्सेना बलरामपुर के एसएसपी इनको बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बताएं, अशोक कुमार जो कि चतुर्थ रामपुर के एसपी बने हैं। 14 आईपीएस का तबादला कुल मिलाकर हुआ है। अगले नाम की बात करें तो संत कबीर नगर के एसपी कौस्तुभ महाराजगंज के एसपी बनाए गए हैं, ये अगला नाम। इसके अलावा गोरखपुर के जो एएसपी सोनम कुमार थे, उनको संत कबीर नगर का एसपी बना दिया गया है। जो तबादले हुए हैं उसकी ये सूची, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, वो हम आपको बता रहे हैं। महराजगंज के एसपी प्रदीप गुप्ता 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर नगर भेजे गए हैं। विकास वैद्य हाथरस के एसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अतुल शर्मा द्वितीय चित्रकूट के एसपी बनाए गए हैं। और भी कई नाम हैं जिनको अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला जो नाम है वो है धवल जायसवाल का, जिनको कुशीनगर का एसपी बनाया गया है। 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर के सेनानायक विकास वैद्य हाथरस के एसपी बने हैं। ये हम आपको बता दें, कुशीनगर के एसपी सचिंद्र पटेल को वेटिंग पर अभी रखा गया है। इनका नाम अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि क्या इनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुरादाबाद के एसएसपी बबलू कुमार को भी वेटिंग पर ही रखा गया है। अमरोहा के एसपी पूनम को भी वेटिंग पर रखा गया है। तो कुछ ऐसे नाम जिनके तबादले किए गए हैं, नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, और कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको अभी वेटिंग पर रखा गया है। यानी कि आने वाले दिनों में भी कई और सूची सामने आ सकती है, इसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। बहरहाल ये तमाम वो नाम हैं जिनके तबादले किए गए हैं। विकास वैद्य हाथरस के एसपी बनाए गए हैं। अतुल शर्मा द्वितीय चित्रकूट के एसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं, महराजगंज के एसपी प्रदीप गुप्ता 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर नगर भेजे गए हैं। गोरखपुर के एसपी सोनम कुमार संत कबीर नगर के एसपी बने हैं। संत कबीर नगर के एसपी कौस्तुभ महाराजगंज के नए एसपी बने हैं। तो उत्तर प्रदेश में 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल अमरोहा के अब एसपी बने हैं। इसके अलावा राजेश कुमार सक्सेना बलरामपुर के एसएसपी बनाए गए हैं। रामपुर के एसपी अंकित मित्तल 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली के सेनानायक बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने 14 दिन में गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। अगले 100 दिन में 8,000 करोड़ बकाया भुगतान करने की तैयारी है। सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि अगले 6 महीनों के भीतर 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। साथ ही अगले 5 सालों में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। दरअसल गन्ना मूल्य बकाये पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। न सिर्फ भुगतान, बल्कि अगले 5 सालों में गन्ने की उत्पादकता 81.5 हेक्टेयर से बढ़ाकर 84 टन प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति और डिजिटल सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। तो गन्ना किसानों पर अब फोकस है। 14 दिन में भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जो तमाम तैयारी है वो भी कर ली गई है। अब आपको बताते हैं किसान कल्याण का एक्शन प्लान सरकार की ओर से क्या तैयार किया गया है। देखिए, 14 दिन में गन्ना भुगतान का रोड मैप तैयार किया गया है। 100 दिन में 8,000 करोड़ के भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। 6 महीने में किसानों को 12,000 करोड़ का भुगतान होगा, इसके लिए तैयारी कर ली गई है।
5 साल में उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। किसानों पर खास तौर पर फोकस है और खास तौर पर गन्ना किसान की हम बात कर रहे हैं। 84 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। अभी 81.5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, जिसे करीब 3.5 यानी कि इतना प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा, इसके लिए तैयारी की गई है। 2022-23 पेराई सत्र के लिए सर्वेक्षण नीति भी तैयार की जाएगी। अगले सत्र के लिए डिजिटल सर्वेक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो गन्ना किसानों के भुगतान के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसान कल्याण के लिए ये तमाम इस तरीके से योजनाएं तैयार की गई हैं और इस पर काम करने के लिए भी योगी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अगर देखें तो योगी सरकार 2.0 लगातार काम कर रही है और हर एक क्षेत्र में काम कर रही है। किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा है और किसानों पर भी पूरा फोकस सरकार का नजर आ रहा है। गुंजन, 2 दिन पहले यानी 13 तारीख को एक बैठक हुई थी कृषि से संबंधित विभागों की। सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी, चूंकि कृषि बहुत बड़ा सेक्टर है और उसमें तय हो गया था कि गन्ना किसान की अगर हम बात करें तो पिछले कई साल से लगातार उनके भुगतान की प्रक्रिया रुकी हुई है। चीनी मिलें जो हैं वो भुगतान नहीं करती हैं, सरकार से भी भुगतान नहीं हो रहा है और गन्ना का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य है, वो भी बेहतरीन तरीके से बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, संतोषजनक नहीं है। इसको लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। प्रदेश में 46 लाख किसान हैं, गन्ना किसान 46 लाख, बड़ी संख्या है और 46 लाख किसान लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब भाजपा सरकार में उनके लिए गन्ना मीठा होने वाला है। यानी गन्ने को लेकर जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है, नई नीति बनाई है, 2022 और 23 का जो पेराई सत्र की जो नई नीति निर्धारित की है, वो अगले कुछ महीनों में मूर्त रूप में सामने आएगी। बेहतर परिणाम सामने आएंगे। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, चुनाव होने के पहले जो घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उसमें कहा था कि अगर चुनाव जीतते हैं तो गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान होगा और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। इसके अलावा सिर्फ गन्ना नहीं, गन्ने से संबंधित तमाम चीज़ें, खांडसारी इकाइयाँ जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। नई खांडसारी इकाइयाँ, 275 लाइसेंस जारी किए गए। पिछले 25 साल में ऐसा नहीं हुआ है। जो पिछले 10 साल में, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, जो गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ा है वो 10 साल में जितना बढ़ा है और जितना भुगतान हुआ है, जो 10 साल में भुगतान हुआ था उतना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक कार्यकाल में एक बार में कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों के लिए बहुत, जो भाजपा सरकार है उसने बहुत काम किया है और लगातार ये काम कर रही है। जो खांडसारी इकाइयाँ नई लाइसेंस जारी किए हैं 275, उसमें 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी एक बड़ा रोजगार सृजन का भी जरिया बनेगी ये पॉलिसी। चीनी मिलों से कहा गया है कि जितने भुगतान लंबित हैं उनको तुरंत गन्ना किसानों को किया जाए और अगर भुगतान नहीं करेंगे तो चीनी मिलों की जो सहायक कंपनियां हैं उनकी संपत्तियां जब्त करके गन्ना किसानों को भुगतान कराया जाएगा। और बजाज कंपनी से इसकी शुरुआत भी हुई है। 1000 करोड़ रुपए कंपनी के जब्त किए गए हैं और उसका जो रुपया आया है वो गन्ना किसानों को दिया गया है। तो लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। पेराई सत्र भी जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, रिकॉर्ड उत्पादन से गन्ने का पेराई सत्र चालू है और उससे रोजगार सृजन हो रहा है। चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण की भी बात हो रही है, उनके आधुनिकीकरण की बात हो रही है। यानी अगर हम देखें ओवरऑल तो अगले 5 सालों का जो लक्ष्य है, जो परसों यानी 13 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी कृषि विभाग की अधिकारियों की, उसमें जो तय हुआ था वो योजनाएं, यानी 100 दिन की जो कार्य योजना उसमें प्रस्तुत की गई थी, अब उसको 100 दिन के बाद 6 महीने और अगले 1 साल और उसके बाद 5 साल, यानी पूरी कार्य योजना जमीन पर आएगी। कैसे आएगी, कौन कौन अधिकारी होंगे, कौन मंत्री होंगे, किस तरह से आएगी, क्या नई योजनाएं आएंगी, ये पूरा फ्रेमवर्क तय कर लिया गया है। इस फ्रेमवर्क के आधार पर गन्ना किसानों के लिए आगे योजनाएं बनेंगी। गन्ना किसान नहीं, बहुत सारे और भी किसान हैं जिनके लिए योजनाएं दी जा रही, लेकिन सरकार ने इसको लेकर तैयारी भी कर ली है, बड़े फैसले भी लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, यूपी के मेरठ से याकूब कुरैशी से जुड़ी है खबर। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे के मीट प्लान के 2 खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है याकूब के बेटे इमरान का मीट प्लान। एक्सिस बैंक की लाल कुर्ती शाखा से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है।
पंजाब नेशनल बैंक की ईस्टर्न कचहरी रोड शाखा में भी फैक्ट्री के खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। किस किस कंपनी को रकम दी गई है, इस मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा, बेटे इमरान और फिरोज की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस ने कुर्की की तैयारी भी अब शुरू कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, याकूब कुरैशी को पहले ही और उनके परिवार को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। बेटे के मीट प्लान के 2 खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जो अभी तक निकलकर सामने आया है। अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से याकूब के बेटे इमरान का मीट प्लांट है। एक्सिस बैंक की लालकुर्ती शाखा से भी करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक की ईस्टर्न कचहरी रोड शाखा में भी फैक्ट्री के खातों से करोड़ों का लेन देन हुआ है। अब कौन कौन सी कंपनी को रकम दी गई है, इसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पुलिस ने कुर्की की तैयारी भी अब शुरू कर दी है और लगातार याकूब कुरैशी और उनके परिवार की तलाश में पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है। तो याकूब कुरैशी को लेकर अब पुलिस लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है, तलाश की जा रही है और जो अभी तक जांच में सामने आया है उसके मुताबिक करोड़ों रुपए का लेन देन भी अकाउंट से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक से लाउडस्पीकर का शुरू हुआ विवाद उत्तर प्रदेश में भी अब गूंज रहा है। सूबे में इन दिनों लाउडस्पीकर पर जंग जारी है। अब जगह जगह मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर जहां अलीगढ़ में इसको लेकर घमासान जारी है, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया है। वहीं कासगंज के पटियाली में भी अजान के विरोध में अब हनुमान चालीसा बजाई जाने लगी है। दावा किया जा रहा है कि जल्द और भी कई मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें वाराणसी से भी सामने आई थी। यहाँ भी एक शख्स ने अपने घर की छत पर लाउडस्पीकर लगवाया। देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें, लेकिन ये जो विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़, कासगंज और वाराणसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वाराणसी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक शख्स ने अपने घर की छत पर लाउडस्पीकर लगा दिया और अब ये जो पूरा मामला है अजान और वर्सेस हनुमान चालीसा हो चुका है। और लाउडस्पीकर पर आखिर महाभारत क्यों है, इसको लेकर भी थोड़ा विस्तार से समझिए। लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध किया जा रहा था। महाराष्ट्र से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। राज ठाकरे ने इसका विरोध किया था। काशी में भाजपा नेता ने लाउडस्पीकर लगाया और काशी के बाद लाउडस्पीकर का विवाद अलीगढ़ तक पहुंच गया। अलीगढ़ में 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की मांग की गई। एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारी ने प्रशासन से अनुमति मांगी। इस तरीके से जो पूरा मामला है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत इसकी महाराष्ट्र से हुई और धीरे धीरे करके मामला अलीगढ़, वाराणसी तक पहुंच गया और वहां पर भी लाउडस्पीकर लगाने को लेकर मांग की जाने लगी। इसके साथ ही आपको पूरे विवाद के बारे में भी बता दें कि किस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ था। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पहले जानकारी ले लेते हैं। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। नितिन, अगर देखें तो एक के बाद एक अलग अलग जिलों से इस तरीके का विवाद उठता जा रहा है। अलीगढ़ में आप मौजूद हैं, अलीगढ़ में क्या मांग की जा रही है लोगों की ओर से लाउडस्पीकर को लेकर? देखिए बिल्कुल, देखिए लाउड स्पीकर का जो विवाद है वो बहुत लाउड होता जा रहा है और इसकी शुरुआत अभी से नहीं हुई। इसकी शुरुआत 2 साल पहले जब कोविड की फर्स्ट लहर चल रही थी तब अलीगढ़ के सांसद ने अजान बंद करने के लिए प्रशासन से गुहार की थी और कहा था कि उनके घर के पास लाउड स्पीकर लगा हुआ है, सुबह शाम जब अजान होती है तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होते हैं। वो मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उन्होंने वहाँ महाराष्ट्र में मांग की और उसके बाद अलीगढ़ में इस मांग में और तेज़ी से देखने को मिली है। अलीगढ़ में जो एक एबीवीपी के जो कहा जाए प्रदेश महामंत्री रहे हैं, पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, उन्होंने 21 चौराहों पर इसकी मांग की है, जिसमें एक जो अलीगढ़ का यूनिवर्सिटी सर्कल है जहां मैं खड़ा हुआ हूं, इस सर्कल को पर भी लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की उन्होंने कहीं ना कहीं प्रशासन से गुहार लगाई है। अपर नगर मजिस्ट्रेट एसीएम एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट को उन्होंने ज्ञापन दिया है। हालांकि प्रशासन का ही कहना है ये उच्च अधिकारियों का फैसला करना है, लेकिन इसके पीछे की जो सियासत है वो है
अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। देखिए लगातार ये तमाम जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं ये लगातार ये कहते रहे हैं कि नमाज़ सड़कों पर अदा की जाती है और जो लगातार जो अजान की जाती है उसमें जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, उससे कहीं ना कहीं उनकी निजी ज़िंदगी में खलल होता है। आपको याद होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने इसको लेकर चिट्ठी लिखी थी। तो ये सारे घटनाक्रम एक बार फिर से सतह पर आ गए हैं। ये जो राजनीति है, ये जो सियासत है, एक बार फिर से देखने को मिल रही है। आज देखना ये है कि अब आगे क्या चीज़ें बढ़ती हैं। कल एक गांधी पार्क, अलीगढ़ के गांधी पार्क में कुछ युवाओं ने लाउड स्पीकर बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब वो 21 चौराहों की जो अब जो अनुमति मांगी गई है, क्या प्रशासन उनको अनुमति देगा? क्या शहर का माहौल बिगड़ने देगा? या लगातार जिस तरह से अलीगढ़ वो शहर है जो हमेशा सांप्रदायिक तौर पर बहुत ज़्यादा यहाँ सेंसिटिव है, ऐसे शहर में क्या इस तरह की चीज़ों की अनुमति देगा? ये सारी चीज़ें देखना बड़ा, इस पर गौर करना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही प्रशासन की भूमिका भी इस पर क्या रहती है ये भी देखना होगा। हालांकि ये जो कहा जाए बीजेपी और तमाम जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग हैं इस मामले को लगातार तूल दे रहे हैं। अलीगढ़ सांसद का कहना है, पहले भी उनका स्टेटमेंट आया है कि ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर बंद नहीं होती तो ये सेक्युलर देश है और ऐसे में हमको 21 चौराहों पर अलीगढ़ में लाउड स्पीकर लगाने की मांग की जा रही है। क्या उस मांग को माना जाता है? और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद कई और मसले फिर से उठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से खबर, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोहिनूर के अवैध निर्माण पर अब बीडीए का बुलडोजर चलेगा। रविंद्रपुरी में कोहिनूर बिल्डिंग पर अवैध निर्माण का मामला, जहां बीडीए बीसी ईशा दुहान ने एबीपी गंगा की खबर को संज्ञान लिया। पहले से सील हुई बिल्डिंग में निर्माण कार्य हो रहा था। मामले में बीडीए के कर्मचारी और पुलिस की संलिप्तता का शक पाया गया। मामले में बीडीए ने 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। अब ये देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 66 प्राइमरी स्कूलों, एबीपी गंगा की खबर का जिन जगहों पर असर देखने को मिला है, खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद उसकी ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, जनता के सरोकार के मुद्दों को एबीपी गंगा लगातार उठाता रहा है। ऐसे ही 3 मुद्दे जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि वाराणसी से ये जानकारी है। एबीपी गंगा की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। कोहिनूर के अवैध निर्माण पर बीडीए का बुलडोजर चलेगा। रविंद्रपुरी में कोहिनूर बिल्डिंग का अवैध निर्माण का ये मामला, जहां बीडीए बीसी ईशा दुहान ने एबीपी गंगा की खबर का संज्ञान लिया। पहले से सील हुई बिल्डिंग में निर्माण कार्य हो रहा था। मामले में बीडीए के कर्मचारियों और पुलिस की संलिप्तता का शक भी बताया जा रहा है। मामले पर बीडीए ने 3 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया है, जो अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। जो बड़ी बात है वो ये निकल कर आ रही है कि कर्मचारी और पुलिस की संलिप्तता इस पूरे मामले में हो सकती है। पहले से सील हुई बिल्डिंग में निर्माण का काम हो रहा था, जिसके बाद अब 1 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी गई है। उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, बड़ी बात इसमें यह निकलकर सामने आ रही है कि अधिकारियों की, पुलिस की संलिप्तता भी इसमें हो सकती है। 3 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया गया है। अब कैसे आगे जांच पड़ताल बढ़ेगी? पहले आपको बता दूं कि एबीपी गंगा की खबर का बड़ा और दमदार असर हुआ है। जिस जगह हम उस दिन मौजूद थे और जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि इस बिल्डिंग में, ये कोहिनूर है, अब देखिए इस बिल्डिंग में अवैध निर्माण चल रहा था और बाहर की ये तस्वीरें थी, यहाँ पर बालू हुआ करता था और जो सामान थे वो हुआ करते थे। लेकिन जो ताला एबीपी गंगा ने दिखाया था कि इस बिल्डिंग के मालिक ने बंद किया था, वहाँ पर अब ये सील का मुहर है बीडीए के। ये देखिए ये जो सील है इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये अवैध निर्माण सील किया जा चुका है। लेकिन आपको बता दूं, अभी सिर्फ यही अवैध निर्माण नहीं है। ये कोहिनूर तो आपने देख लिया, ये कोहिनूर पार्ट 1 है। ज़रा कोहिनूर पार्ट 2 भी दिखा दीजिए विशेष जी। आप देखिए ये कोहिनूर पार्ट 2 है। आप देखिए यहाँ पर भी ठीक जो पास का जो निर्माण है उस पर अभी बीडीए की नज़र नहीं पड़ी है। तो बीडीए इस पर कब ध्यान देगा? पूरे रविंद्रपुरी क्षेत्र में कोहिनूर पार्ट 1 तो एबीपी गंगा ने जैसे ही दिखाया, बीडीए के महकमे में खलबली मच गई और इस पूरे महकमे ने
यहाँ पर आकर जो अभियान चलाया, जो जांच की, उसमें यह निकल कर आया कि ये कोहिनूर बिल्डिंग कहीं ना कहीं पहले से सील थी और इस पर कार्य कराए जा रहे थे। तो आखिर सील तोड़कर कार्य कैसे चल रहा था? चूँकि जो बिल्डिंग सील की जाती है उसे सील करके पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है। उसमें बीडीए के कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं, पुलिस का महकमा भी शामिल होता है, और फिर भी सील तोड़कर अगर निर्माण कराया जा रहा है तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सील कैसे टूट गई और उसके निर्माण के पीछे कौन है। जब हमारी इस मुद्दे पर यहाँ के बीडीए वीसी से बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसे लेकर जो आप देखिए जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर तक चलना भी तय है। इसके भी आदेश दिए जा चुके हैं कि जो अवैध निर्माण है उसे गिराया जाएगा। और इतना ही नहीं, जिस अवैध निर्माण को करने में कहीं ना कहीं किसी बड़े पैमाने पर आधिकारिक तंत्र और इसके साथ ही जो दोषी हैं उनकी संलिप्तता पाई गई है, अगर पाई गई है तो उन पर भी कार्रवाई होना तय है। इसके लिए एफआईआर भी दर्ज होगी और आने वाले दिनों में इस तरह के अवैध निर्माण में जो अधिकारी शामिल हो रहे हैं या अवैध निर्माण जो लोग कर रहे हैं उनको बड़ा सबक मिले, इन सारे विषयों को ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन एक बार और मैं सवाल उठाना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ कोहिनूर पार्ट 1 न देखें बल्कि कोहिनूर पार्ट 2 भी देख लें। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ये तो पहले ही बना के खाली कर दिया है लोगों ने, क्या इस पर भी बीडीए के उन अधिकारियों का ध्यान जाएगा? क्या जो पहले से हो चुके हैं क्या उन पर भी कोई नोटिस की कार्रवाई होगी? क्या उन पर भी अधिकारी ध्यान देगा? और इतना ही नहीं, इस सड़क के किनारे पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसी अभी 3 बिल्डिंगें बन रही हैं। यूपी में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करने की तैयारी की जा रही है। खाद्य एवं प्रसंस्करण सेक्टर अगले 100 दिनों में शुरू करेगा मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत 14 नए इंक्यूबेशन सेंटर्स का भी निर्माण किया जाएगा। मेगा फूड पार्क से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लखनऊ, सहारनपुर, हापुड़, कुशीनगर, चंदौली और कौशाम्बी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 30 जिलों में जनपद स्तरीय इंक्यूबेशन सेंटर तैयार किए जाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी मिल रही है। दारोगा के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए 25 अप्रैल को शारीरिक क्षमता परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कट ऑफ सूची जारी कर दी है। नागरिक पुलिस के 9,027, पीएसए प्लाटून कमांडर के 484, द्वितीय अग्निशमन अधिकारी के 3 पदों पर भर्ती के लिए 8,07,230 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में 36,170 को अभिलेखों के सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी जोनल मुख्यालय के जिले की पुलिस लाइन में होनी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए लखनऊ, कानपुर नगर, इसके अलावा आगरा, बरेली, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर बुलाया जाएगा। दरोगा भर्ती की परीक्षा पिछले साल 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में हुई थी, जो कि अब एक बार फिर से होनी है।